सारे लोग मुझे पता है कि जे लोग हैं तो फाइनेंसिंग का बिजनेस करते होंगे, करेक्ट? आप लोगों को मैं बहुत सिंसियर एडवाइस देना चाहता हूँ। जो लोग फाइनेंसिंग का बिजनेस करते हैं या जो कोई प्लाईवुड का कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का कर रहा है, या किसी भी तरह से रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहा है, प्लीज आप रियल एस्टेट डेवलपर्स को उधार देना बंद कर दीजिए। आपके पैसे डूबेंगे, बहुत मुश्किल से आएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी मजबूरी होती है, कई बार पुराना पैसा निकालने के लिए आपको और देना पड़ता है, नहीं देंगे तो वो पुराना भी नहीं आएगा। वो मजबूरी आपकी हो सकती है, उस मजबूरी से आप कैसे निपटेंगे आप जाने। लेकिन मेरा आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आपकी रियल एस्टेट के लिए दिन अभी भी बहुत खराब है, जल्दी सुधरने वाले नहीं है, पैसे का फ्लो बनेगा नहीं, और ऐसा सब होने पर आप अगर रियल एस्टेट से जुड़े हुए किसी भी तरह के बिजनेस में, तो आपके लिए मुश्किल बना। जी। राइट। अभी आज सुबह इंफोसिस के को प्रमोटर गोपाल कृष्ण ने कहा कि 20% ऑफ द पीपल, मतलब उनकी शायद कंपनी की बात कर रहे थे वो, कि 20% लोग अभी घर से ही काम करेंगे। शायद उनको लगा कि ये मॉडल अभी ये एनवायरनमेंट में एक एक्सपेरिमेंट हो गया तो कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या चेंजेस हो सकते हैं द वे पीपल डू बिजनेस? इससे ऑर्गेनाइजेशन भी एसेट लाइट हो जाएगी सब। एक्चुअली मैं सीरियसली बताऊं कि आज ही हमारे दो हमारे हर गुरुवार को वीकली टीआरपी आती है, और मुझे जी बिजनेस में लगभग 2 साल हो गए। मैंने 3 अप्रैल को ज्वाइन किया था, आज लगभग 2 साल और 1-2 हफ्ते हुए होंगे। आज ही हम फर्स्ट टाइम वीकली बेसिस पर, वैसे तो बीच में बजट के दिन हम नंबर 1 हो जाते हैं, कभी कभार हो जाए, लेकिन आज वीकली बेसिस पे हम पहली बार नंबर 1 हुए। और ये तब हुआ है जब मैं सिर्फ मुश्किल से 10-12% स्टाफ के साथ काम कर रहा हूँ ऑफिस में, बाकी सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज क्लियर है कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम में अच्छे रिजल्ट्स मिले तो बुराई क्या है? एम्प्लॉय को बार बार आना जाना नहीं पड़ रहा, उसके आने जाने का टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रही है, अ, उसके बीमार पड़ने के, एक्सीडेंट होने के, पचासों चीजें के चांसेस कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फिजिकली वो ज्यादा फिट रह सकता है, मेंटली ज्यादा फिट रह सकता है। अब वो अलग बात है कि वर्क फ्रॉम होम में आप हर एक काम को नहीं कर सकते, और दूसरा हर एक एम्प्लॉय आपका ऐसा नहीं होगा कि जो, जैसे होता है बच्चे, मम्मी सामने बैठी तो पढ़ाई कर लेंगे, जैसे ही मम्मी उठ के गई तो टाइम पास, तो वो वैसे बच्चे हैं तब तो उसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन अगर कुछ एम्प्लॉयज आपको ऐसे मिलते हैं तो आई एम श्योर जो क्रिस कह रहे हैं वो होगा हिंदुस्तान में भी, नहीं हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ेगा। और स्पेशली जैसे आप सपोज, मैंने देखा है कि मेरे पास में अगर 300 एम्प्लॉई हैं, उन 300 एम्प्लॉय में से कम 15-20 एम्प्लॉय तो मैं ऐसे बहुत अच्छे से कह सकता हूँ यार इन्होंने घर से बहुत बढ़िया काम किया, इनको कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सामने से किया है। तो वो कभी किसी दिन मुझे बोलेंगे आके कि सर मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ थोड़ी ठीक नहीं है, क्या मैं आज घर से कर सकता हूँ? मैं बोलूंगा हाँ करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देश में बहुत सारे बदलाव ला सकता है, ये 100% पॉसिबल है। जी। अच्छा, अभी थोड़ा देश से हम लोग अभी इंटरनेशनल जाते हैं। जी। तो थोड़ा अब ये यूएस में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा फिस्कल स्टिमुलस किया है, मतलब इन शॉर्ट छपाई कर रहे हैं नोट की और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भले इंडस्ट्री को करो, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और सिमिलरली यूरोप ने भी किया, जापान ने भी किया है। अब ये तो हम लोग समझते हैं कि अगर खाली पेपर है तो उसकी बैकिंग नहीं है, तो कभी न कभी ये तो एक बबल हो सकता है। तो आपकी क्या क्या राय है इसमें, ये क्या हो रहा है? तो भी इंस्पाइट ऑफ दिस यूएस डॉलर बढ़ते ही जा रहा है, उनकी मार्केट बढ़ती ही जा रही है। तो आगे हम लोग ने क्या ध्यान में रखना चाहिए इस तरह का वातावरण अगर वर्ल्ड में होता है तो? देखिए बबल है, बन रहा है, फूटेगा नहीं फूटेगा मुझे पता नहीं। एक स्टडी में अभी पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता कि वो स्टडी फैक्ट्स पर वेरीफाइड है या नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे चेयरमैन ने वो मुझे आर्टिकल भेजा था तो मैंने उसको बहुत गौर से अच्छे से पढ़ा, और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ कि आईएमएफ ने कुछ करेंसीज को रिकॉग्नाइज कर रखा है कि ये करेंसीज आपके लिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। उस करेंसी में उन्होंने युआन को भी डाला है, अभी अभी ऐड किया है चाइनीज करेंसी को। चाइनीज करेंसी कंट्रोल्ड है, ठीक है, उसके बावजूद आईएमएफ ने उनको लिया है। तो क्या ये एक संकेत है दुनिया के लिए कि युआन आपके लिए अब एक इंपॉर्टेंट करेंसी बन सकता है? पहली बात। दूसरी बात, ऑन एन एवरेज
किसी भी करेंसी की दुनिया में लीडरशिप की उम्र 40 साल है। एक करेंसी 40 साल तक दुनिया पे राज करती है और वो 40 साल लगभग डॉलर के पूरे होने आते दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद डॉलर राज नहीं कर पाएगा दुनिया पे या करेगा, मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी है। अब इश्यू ये है कि अमेरिका के सामने चाइना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पे आ तो रहा है, फाइनेंशियल पावर के तौर पर, और अब तक तो अमेरिका डॉलर छाप छाप के सब काम कर रहा है, चल रहा है। कब तक चलेगा सीरियसली मेरी विजडम के बाहर की चीज है। तो और दूसरा ये कि जिस चीज का मुझे पता नहीं है, जिस चीज का मैं ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा सकता, तो मैं उसको कभी कभी भगवान भरोसे छोड़ देता हूँ। तो हमें सिर्फ इतना करना है और ये चीज देखनी है कि अब दुनिया में जब भी लड़ाइयां होगी ना, ये बम गिराने वाली नहीं होगी, एक दूसरे को मारने पीटने वाली नहीं होगी। ये लड़ाई जो होगी ये इकोनॉमिक वॉर ही होंगे, एक दूसरे की इकोनॉमी को कैसे खत्म किया जाए, इन्हीं चीजों पे होगा। क्योंकि आपका कोई भी वॉर जो फिजिकल या फिर आप वेपन्स के साथ कर रहे हैं, ये 48 घंटे 72 घंटे से ज्यादा चलने वाला नहीं है। जिनको मिसाइल छोड़नी है 2 दिन में छोड़ दी, जिनको वापस आनी है 2 दिन में आ जानी है। इराक के वक्त से हमने ये देखा है। अब वो 15 दिन 20 दिन के वॉर वाले दिन भी चले गए। अगर किसको न्यूक्लियर बम भी डालना है तो वो 2 दिन में डाल के खत्म करेगा, या आपस में मिसाइल जितनी छोड़नी है 2-4 दिन में छोड़ के खत्म करेंगे। तो अगर कुछ होना है बड़ा तो करेंसी या इकोनॉमी के फ्रंट पर होगा, और इसमें मैं किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता। एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन इज पॉसिबल। और दूसरी एक और चीज जो कहना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्पिरेसी पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं आपस में, कितनी सही है कितनी गलत है मुझे तो पता नहीं, न आपको किसी को पता है कि चाइना का ये किया कराया है सब जानबूझ के, गॉड नोस, कैमोफ्लेज्ड है, पता नहीं चलता वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन अगर एक चीज पक्की है कि चाइना को छोड़कर पूरी दुनिया परेशान है, करेक्ट। मेरी समझ में जो मुझे लगता है इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी रिस्क एक ही है, जब कोरोना ठीक हो जाएगा उसके बाद की। कोरोना तो ठीक हो ही जाएगा और आगे पीछे होना ही है, 2 महीने 3 महीने जो जो वक्त लगे, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रिस्क अभी खुली हुई है दुनिया में। और वो बड़ी रिस्क ये, अगर ब्रिटेन को, फ्रांस को, जर्मनी को, स्पेन को, इटली को, अमेरिका को, इंडिया को, सबको ये लगे कि चाइना ने ये वायरस जानबूझ के फैलाया है दुनिया में, ठीक है, और चाइना इस वायरस को फैलाकर और पावरफुल बनना चाहता है, तो सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, सारे देश एक साथ आ सकते हैं। और वो जब एक साथ आएंगे तो दुनिया में जो कुछ होगा वो अकल्पनीय है, वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। कुछ ऐसा होगा जो शायद कोरोना से भी ज्यादा खराब भी हो सकता है। तब लोग आपस में खुलकर लड़ेंगे और उसका अंजाम क्या होगा, और ये इकोनॉमिक वॉर होगा, फाइनेंशियल वॉर होगा, करेंसी पे हो सकता है, ट्रेड पर हो सकता है। कैसे होगा, अमेरिका बोलेगा हम चाइना से सब कुछ लेना बंद करेंगे, चाइना बोलेगा मैं अमेरिका में मेरी उनकी ट्रेजरी में 17% बॉन्ड मेरे पास में जाके भेज दूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो होंगी, लेकिन उस चीज की पॉसिबिलिटी मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं, ये मेरी गट फीलिंग है, मैं सही भी हो सकता हूँ गलत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के खत्म होने के बाद कुछ बड़ा होगा। और कुछ बड़ा होने की पहली वजह तो जो मैंने आपको बताई कि सारे देश इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और दूसरी बड़ी वजह है ट्रम्प साहब, उनको चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने का सबसे बढ़िया तरीका, नेता सब जगह एक जैसे होते हैं, सब जगह एक ही तरीका है कि बस पब्लिक के सेंटिमेंट से खेलो। और अमेरिका के लोगों के सेंटिमेंट से खेलने का एक ही तरीका है, बहुत देखो ये चीन है जिसने इतने अमेरिकन को मारा है, दुनिया में इतने लोगों को मारा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इलेक्शन के पहले ट्रम्प साहब कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जो उनकी पॉपुलरिटी 10-20% से बढ़ा दे, 5-7% से बढ़ा दे। इट इज पॉसिबल। सब जगह नेता एक जैसे होते हैं और सब जगह वोटर भी एक जैसे होते हैं। नेता उतने ही शूर होते हैं, वोटर उतने ही बेवकूफ होते हैं। तो ये इलेक्शन ईयर है, तो मुझे 2020 के सेकंड हाफ में भी दुनिया में कुछ बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। जी अनिल जी, तो आपने बताया कि चाइना से काफी कंट्रीज नाराज है, तो इज इट एडवांटेज, ऑफ कोर्स दूसरी कंट्रीज को भी एडवांटेज मिलेगा उसका, तो इंडिया को भी एडवांटेज मिलना चाहिए, और उसमें कौन से इंडस्ट्रीज है जिसको बेनिफिट हो सकता है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल में तो हम लोग थोड़े से अच्छे हैं, पर इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं? देखिए, अगर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी चाइना को मिल जाए
तो चाइना क्या देश बन सकता है, और चाइना के लीडर हिंदुस्तान को मिल जाए तो हिंदुस्तान क्या देश बन सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि दोनों ही चीज नहीं होगी। वहां की लीडरशिप और हमारी डेमोक्रेसी, अगर हमारी डेमोक्रेसी उनसे मिल जाए तो वो चाइना न रहे, और चाइना की लीडरशिप हमें मिल जाए तो हम इंडिया न रहे। तो लाइफ कहीं भी परफेक्ट है नहीं। बोलने में, कहने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि चाइना का नुकसान हमारा फायदा। वो देशभक्ति की भावना के साथ कागजों पर बोलना, भाषण देने में ठीक है, होना मुश्किल है। बहुत बड़ा विल पावर चाहिए सरकार की तरफ से कि वो लोगों को इस तरह की रेड कारपेट बिछा के दे। आप सिंगापुर जाइए, आप सोच सकते हैं कि सिंगापुर में अगर आपको एक कंपनी बनानी है तो क्या क्या चीज आपको चाहिए और कितना वक्त लगता है। आप सिंगापुर एयरपोर्ट पर ही खड़े खड़े एक कंपनी बना सकते हैं। कंपनी बनाने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर, बस। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपको 2 घंटे में मिलेगा, और उसमें ये लिखा जाता है कि आप बैंकिंग और इंश्योरेंस को छोड़कर आप कोई भी बिजनेस सिंगापुर में कर सकते हैं। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में कभी ये होगा। मैं आजकल परसों की बात नहीं कर रहा, 2-5 साल की बात नहीं कर रहा कि हिंदुस्तान में कभी ये होगा। हमारा तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम 200-500 पेज का ना बने, उसमें हम सब कुछ लिख डालते हैं, उसके बावजूद नोटिस आते हैं कि ये क्यों किया, वो क्यों किया। सो पॉइंट ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअल पेपर में मुझे नहीं लगता हम चीन की तरह कभी कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं। अब पॉइंट वही है, हर एक चीज की एक कॉस्ट होती है। हमारे पास डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी की एक कॉस्ट दे रहे हैं कि हमें वो डेवलपमेंट नहीं मिल रहा जो चीन के पास है। चीन के पास ऑटोक्रेसी है लेकिन बिजनेस है। चीन बिजनेस में आगे हैं, चाइनीज लोग बिजनेस में आगे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट वो डेमोक्रेसी की कॉस्ट पर, वो डेमोक्रेसी एंजॉय नहीं कर पाते। आज कितने लोगों को पता है कि कितने लोगों को वहां पर, कितने डॉक्टर साइंटिस्ट को मार दिया जिन्होंने कहीं कोई किसी तरह से कोशिश की है। बस आज मुझे एक चीज बताइए, जिस वुहान से ये वायरस निकला, जिस वुहान को आपने इतने दिनों तक बिल्कुल वर्ल्ड से क्वारंटाइन कर दिया, कोई अंदर जा नहीं सकता, कोई बाहर आ नहीं सकता, वहां सब कुछ ठीक हो गया, सारे लोग ठीक हो गए। गिनती के इतने से मरे, जितने चीन में मरे उससे 2 गुना से ज्यादा तो अमेरिका में मर चुके हैं। और किसी को ये नहीं पता कि वुहान में से वायरस निकला कैसे, वहां के लोग ठीक कैसे हुए, चाइना ने उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया। वायरस तो सबको दे दिया, ट्रीटमेंट क्या दिया ये किसी को नहीं पता। क्यों वो अमेरिका को नहीं बताते कि इस ट्रीटमेंट से वुहान के लोग ठीक हुए, आप भी कर लीजिए। इसलिए पॉइंट ये है कि हर एक चीज की एक कॉस्ट होती है। हमें ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट है कि चीन की तरह बनने की कोशिश मत करिए, वो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, हमारी पॉलिसी के बीच में अगर हम कुछ अच्छे बिजनेस सोच पाते हैं, देख पाते हैं, तो वो हम करने की कोशिश करें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें हम बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो हमारे बिजनेस मॉडल जो हमारे यहाँ के लोगों पर डिपेंडेंट है वही ठीक है। चीन की खराबी की वजह से हमें बिजनेस ढूंढने में, मुझे इस बात में दम नहीं लगता। संजय भाई, अनिल जी, हाँ अनिल जी, ये स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए कैसा सिनेरियो रहेगा पोस्ट कोविड? यू नो, दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम, उनका बर्न रेट पे सब सिनेरियो चलता है, और बहुत सारे फोरकास्ट भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो उस पे आपकी क्या राय है? लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए आगे स्टार्टअप में, या रुकना चाहिए, या जिन्होंने इन्वेस्ट किया उसका क्या आउटलुक हो सकता है? जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो तो भगवान का नाम ले सर, भाई उनका स्टार्टअप स्टार्ट हो जाए बस, ठीक है। स्टार्ट हो गया तो स्टार्टअप है, नहीं तो आपको पता है धक्का मार गाड़ी स्टार्ट, जो स्टार्ट नहीं होता उसे धक्का ही लगाना पड़ता है, और तो कोई तरीका है नहीं। और जो लोग करना चाहते हैं, नया पैसा लगाना चाहते हैं स्टार्टअप में, जरूर लगाएं, उतना ही लगाएं जितना आपको पता है कि जीरो हो जाने वाला है। ये मान के चलें कि जीरो होगा। अच्छा, और जब आप ये मान के चलेंगे कि जीरो होगा, तो तब जितना भी वापस आएगा आपको बड़ी खुशी होगी। अब वो पूरा आपने जितना लगाया उतना आ जाए, उसका 10-20% आए या 10-20 गुना आए, करेक्ट। एक सिंपल चीज अजय जी ये है कि अगर है ना, जो एस्टेब्लिश प्लेयर है, अगर उनको इस माहौल में मुसीबत आ रही है, दिक्कत आ रही है, बिजनेस करना मुश्किल हो, तो स्टार्टअप कैसे करेगा?
है ना, ये कॉमन सेंस और लॉजिकल बात है। वेरी ट्रू। या तो कोई स्टार्टअप ऐसा जो कोई ऐसा स्टार्टअप जो बोले भाई मेरे पास कोरोना का इलाज है, और आपने एकदम सही टाइम पे इलाज ढूंढा और आप एकदम सही टाइम पे अपना ये शुरू कर रहे हो, तब तो ठीक है कि आज के माहौल के हिसाब से कोई ऐसा बिजनेस मिल गया। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बड़े मोबाइल ऐप्स बनाए हैं, ये हम इस पे ये देंगे, बिजनेस देंगे, वो देंगे, फाइनेंसिंग देंगे, फलाना देंगे। ये सब चीजें है ना, अच्छे समय के लिए अच्छी है, खराब समय के लिए नहीं। तो मुझे तो फ्यूचर बड़ा मामला स्टार्टअप्स का भी मुश्किल भरा लगता है। मैंने भी बहुत पैसा लगाया है, मैं ये नहीं कह रहा मैंने नहीं लगाया, मैंने भी पैसा लगाया स्टार्टअप्स में। लेकिन बात वही है कि जब आप स्टार्टअप में पैसा लगाओ तो उतना ही लगाओ कि आप ये मान के चलो मेरा डूब गया, बस बात जी। अनिल जी, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट ये दोनों अलग डायरेक्शन में चल रही है। आज हमको पता है कि इकोनॉमी शायद अगले 3-6 महीने के लिए, साल भर के लिए अच्छी नहीं करेंगी, पर स्टॉक मार्केट अलग डायरेक्शन में यूएस में चल रहा है, उसकी वजह से इंडिया में चल रहा है। तो ये सही में क्या हो रहा है? गलत डायरेक्शन में कौन चल रहा है? नहीं, अब देखिए ना, यूएस मार्केट जो गिरने की बात तो आज वापस बढ़ गया, इंडियन मार्केट बढ़ गई वापस। तो सर देखो क्या कुछ है, तो मतलब आइदर लिक्विडिटी इज ड्राइविंग द मार्केट। सर मार्केट में पागलपन है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है, आपको पता भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा पता भी नहीं है, आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि 12,432 का हाई निफ्टी ने तब बनाया था, और डाउ लाइफ टाइम हाई पर तब था जब वुहान लॉकडाउन था, करेक्ट। जहां से दुनिया को वायरस मिला, जिस चाइना में सबसे पहले इसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, उस समय तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लाइफ टाइम हाई पर मार्केट ट्रेड कर रहा था। प्रॉब्लम क्या है, मार्केट कई बार चीजों को पहले भांपता है, कई बार बाद में, करेक्ट। उस समय मार्केट ने ये सोचा ही नहीं कि इतनी बड़ी समस्या होगी, वो बेखबर थे, चल रहा है चल रहा है। जब चीन से निकल के ईरान, स्पेन, ईरान, इटली की तरफ आने लगा तो लोगों को डर लगा। तो ग्लोबल मार्केट्स में जो करेक्शन आया वो ईरान, इटली के बाद आया, पहले नहीं, ठीक है। अमेरिका में आने के बहुत पहले या आते ही करेक्शन बड़ा हो गया। अब कल का एग्जांपल बताता हूँ, कल अमेरिका में एक सिंगल डे की हाईएस्ट डेथ हुई है, और फिर से 31-32 हजार लोग हो गए इन्फेक्टेड, उसके बावजूद बाजार ऊपर है। हो सकता है बाजार अपनी कलेक्टिव विजडम में ये सोच रहा है कि वर्स्ट इज ओवर, या जो बार बार टर्म्स आप कहते हैं फ्लैटिंग ऑफ हो रहा है, कि अब शायद कोरोना के कैसे, सी आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट व्यू। मुझे नहीं लगता है कि कोरोना को लेकर, कोरोना से मतलब मेरा सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स को लेकर है कि सबसे बुरा समय निकल गया, मैं नहीं मानता। लेकिन मेरे और आपके मानने से क्या होता है, नहीं मानने से क्या होता है, मार्केट को अपनी विजडम में ये लगता है कि चीजें बेहतर हो रही है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। पैसे की तो देखो कमी है नहीं, मार्च के महीने में भी हिंदुस्तान में भी म्यूचुअल फंड में इनफ्लोज बढ़कर आए 12%, तो पैसा तो आप और हम सब लगा रहे हैं, उधर फेड छाप रहा है, दुनिया में सबके पास पैसे हैं और सबको पैसे लगाने कहीं कहीं। पॉइंट यही है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, ठीक है। अब सही गलत इसका फैसला करने वाले आप हम कौन है, जैसा मार्केट चल रहा है ठीक है, बट आप मेरा व्यू पूछोगे तो मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि ये बेयर मार्केट रैली है। ये भी बात सही है कि लाइफ लॉन्ग ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर जाने के पहले एक आखिरी झटका नीचे का बाकी है, वो हो जाएगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। राइट। काफी लोगों का थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हम लोग एक ही लेना नहीं कंडीशन, चाहते थे, बट जस्ट संजय जी, एक ही कंडीशन पे जवाब दूंगा मैं कि अगर ये स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन कहीं रिकॉर्ड ना हो और सर्कुलेट ना हो, तो अगर वो रिस्क हो तो मत कीजिए। तो हम लोग नहीं करते, बिकॉज वी आर नॉट श्योर, बट वो भी थोड़ा जनरल बात कर लेते हम लोग। तो काफी लोग पूछ रहे हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में किसमें जाना चाहिए, इज एसआईपी द राइट वे टू गो? तो थोड़ा सा आप इसके मैं दो बारे तीन में चीजें बता जानकारी देता हूँ जिसमें आपके काफी क्वेश्चन तो आपके निकल जाएंगे। देखिए, मुझे 5 सेक्टर पसंद है जहां आपको पैसा लगाना चाहिए। पहला है मेटल्स, दूसरा है सीमेंट, तीसरा एफएमसीजी, चौथा फार्मा, और पांचवा सरकारी कंपनियां। ये 5 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आप पैसा लगाइए। स्टॉक्स आप पूछेंगे, मेटल्स में आपको जो पसंद आए, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता टाइप। मैं ये नहीं पूछ रहा कि कल सुबह आप मार्केट को ले तब ले लीजिए, ये कब लेना है वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन क्या लेना है वो एक चीज है। पिछले 8 फॉल मैंने देखे हैं, मार्केट के स्टडी किए,
यू विल बी सरप्राइज टू नो जब भी रिकवरी आती है, एक स्टॉक निफ्टी और सेंसेक्स में जो सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट और सबसे पहले रिकवरी देता है, कोई अंदाजा लगा सकता है वो स्टॉक कौन सा है? टाटा स्टील। आप सोचिए, जरूरी नहीं कि हर बार वो आगे हो, लेकिन अगर मैं पास्ट हिस्ट्री से कुछ सीखने की कोशिश करूं तो शायद टाटा स्टील ऐसा स्टॉक हो सकता है जो रिकवरी में आगे रहेगा। पॉइंट सिंपल ये, तो आपको ये स्टॉक्स, ये सेक्टर्स हैं जहां आपको बहुत बढ़िया कंपनियां मिलेंगी। फॉर एग्जांपल डाबर इतना करेक्ट हो गया है, आप अच्छे लेवल पे एंट्री कीजिए ना। इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स हमेशा बिकने वाले हैं। लीवर, अब लीवर में 2,500 पे तो आपको नहीं बोल सकता, लेकिन पॉइंट यही है, हो सकता है आईटी से आपको 140 रुपए, 130, 135, 140, 50 रुपए मिले तो एक अच्छा बाय हो सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, और इस वक्त ज्यादा बढ़िया ये है कि आप मार्केट लीडर्स लीजिए, क्योंकि हर बार जब डिस्ट्रप्शन होता है ना, उस डिस्ट्रप्शन में सेकंड लेयर, थर्ड लेयर वाले स्टॉक्स बचेंगे नहीं बचेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं कंपनी की। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो कंपनी बचेगी, कि मुझे पता है कि अल्ट्राटेक भी बचेगी, मुझे पता है हेडलबर्ग भी बचेगी, तो आपको हेडलबर्ग ठीक लगे, हेडलबर्ग लीजिए सीमेंट में। लेकिन अगर आपको ये रिस्क है कि ये कंपनी बचेगी नहीं बचेगी, तो फिर आप वो कंपनी लीजिए जहां पर आपको श्योरिटी है, और वो श्योरिटी जनरली आपको लार्ज कैप्स में आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर लार्ज कैप सेफ है, हर बार की तेजी में 8-10 लार्ज कैप उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो वापस कभी जिंदगी में उठ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश ये कीजिए, अभी भी जिन दो सेक्टर से आपको दूर रहना है वो बैंक्स और एनबीएफसी है। मैं नहीं चाहता कि एनबीएफसी, हो सकता है आपको हर रोज जब भी रिकवरी होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, एनबीएफसी 10-20% का उछाल दिखाएगा। अगर आप बोलेंगे अरे अनिल जी आपने तो कहा, आज भी एनबीएफसी फॉर एग्जांपल आईबुल 20% बढ़ा है, 25% बढ़ा है, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल खतरे में है। 93-94 में भी लोग यही सोचते थे, जो लोग थे उस वक्त उनको पता होगा कि कुछ एनबीएफसी तो ऐसी है कि मतलब ये हिंदुस्तान में यही राज करेंगी। आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सिंपल चीज है, बहुत सारी एनबीएफसी ऐसे ही बंद हो जाएंगी। अगर केरल की सरकार 9% पर बॉन्ड पे पैसा उठा रही है, तो एनबीएफसी क्या भाव में पैसा उठाएगी, क्या भाव में लैंड करेगी, और वो कहाँ से वापस रिकवर कर पाएगी? आई डाउट अबाउट दैट बिजनेस मॉडल स्ट्रांगली। तो मेरा ये पॉइंट है कि यहाँ से आप दूर रहिए। बाकी मैंने आपको ये सेक्टर्स बता दी, प्रिफरेबली लार्ज कैप्स लीजिए। एक बार लार्ज कैप में बढ़िया तेजी बन जाएगी, जब भी बनेगी वो स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद आपको मिड और स्मॉल कैप में रैली जब शिफ्ट होती है दिखे, तब आप चाहें तो लार्ज कैप में प्रॉफिट बुक करके मिड कैप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। तब आपके लिए मार्केट रिस्क भी कम हो जाएगी, कुशन भी रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा परसेंटेज बनाने का, क्योंकि पहली रिकवरी तो हमेशा बड़े शेयरों में ही आती है, वो अच्छा रहेगा। अनिल जी, खाली मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने बताया है, प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर एंड टेक इट। ये कोई भी तरह का उनका रिकमेंडेशन नहीं है, जनरल डिस्कशन हमारा हो रहा है, जस्ट टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव। दूसरा, नीति आयोग ने आज सुबह बताया कि उन्होंने सजेशन दिया गवर्नमेंट को कि 5% ऑफ द जीडीपी आप फिस्कल स्टिमुलस करो। तो अब ये बहुत बड़ा मार्केट बोलो या सब लोग रुके कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जिससे कि काफी एसएमईज है, लोगों को है जो नुकसान हो रहा है, उनकी कहीं नहीं कहीं तरह से भरपाई होगी। तो एनी थॉट्स ऑन दिस? संजय जी, अगर किसी एक्सीडेंट में मेरी टांग टूट जाए और आप मेरी तबीयत पूछने आएंगे, कितनी देर बैठेंगे और क्या कहेंगे? अनिल जी कैसे हो, ध्यान रखिएगा अपना। या ये कहेंगे अनिल जी एक बिस्तर साथ में पास में बेड मेरा भी लगवा दो, मैं भी सोता हूँ, जब तक आपकी टांग ठीक नहीं होगी मैं भी सोता हूँ? नहीं होगा ना ऐसा। सही बात। आप मेरे पीछे टांग नहीं तुड़वा सकते, ठीक है? यही हालत सरकार की है। स्टिमुलस पैकेज में आपको मिलेगी ढेर सारी सांत्वना, सहानुभूति। अगर आप उससे ठीक हो जाए तो दवा दारू मत कीजिए। एक प्रॉब्लम ये है कि आपको दवा चाहिए, दवा है नहीं, दवा के पैसे है नहीं। तो पता नहीं, और एक मुझे तो गंदी सी फीलिंग ये भी आ रही कि जिस दिन स्टिमुलस पैकेज आएगा उसी दिन मार्केट टॉप कर देगा। है क्या देने के लिए? जो आज हम 3.5% के फिस्कल डेफिसिट पर हैं, कुछ नहीं भी करेंगे ना तो भी 5% तो ये होना ही है भाई साहब। आपके 4 महीने की कमाई तो चली गई, खर्चे तो वो क्यों हैं? करेक्ट, कोई सरकार का खर्चा तो बचा नहीं। 4 महीने की कमाई चली गई, प्रोडक्शन सब बंद है, टैक्स,
इस बार आप टैक्स नहीं भरोगे, सरकार आपको बोल सकती है आके? अदरवाइज तो इनकम टैक्स वाला आके बोलता पिछली बार इतना बढ़ा था, अब कम क्यों? अभी क्या बोलेंगे? तो टैक्स आएगा किधर से, कमाई आएगी किधर से? ऊपर से जो लोग काम नहीं कर पा रहे उनको बैठ के आप खिलाओ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने गरीब लोगों को खिलाओ, तो इकोनॉमी की तो धज्जियां वैसे ही उड़ने वाली है। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हो एसएमई एमएसएमई को पैकेज आएगा, बहुत अच्छा पैकेज आएगा कि चलिए भाई जीएसटी का रिटर्न 31 मई को मत फाइल करिए, 31 जुलाई को कर दीजिए, अगर आप उसको रिलीफ मानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा पैकेज है। ये फाइनेंशियल पैकेज की उम्मीदें छोड़ दीजिए, और अगर आएगा भी तो जितने लोग इस कॉन्फ्रेंस में इस वेबिनार में उनके लिए नहीं आएगा, ये मान के चलिए। आएगा तो उन लोगों के लिए आएगा, कोई किसान मजदूर डेली वेजेस अर्नर वालों के लिए आएगा, आपके मेरे लिए कुछ नहीं आएगा। बाबा जी का टुल्लू। अनिल जी, अभी जैसा आप बता, सरकार के पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अंडर स्ट्रेस, एनबीएफसीज आर अंडर स्ट्रेस, तो जो बिजनेसमैन को जो कैपिटल चाहिए अगर वो मिलेगी नहीं तो हाउ पीपल विल ग्रो देयर बिजनेसेस? ये आपकी प्रॉब्लम है, सरकार की थोड़ी है। हाँ नहीं, वो सही बात है आपकी, पर हाँ। क्या करें? और सरकार के पास में तो अनिल सिंघवी संजय सिंघवी से ज्यादा बहुत सारे लोग हैं ना, उनकी प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट भाई उनको तो उस आदमी का ध्यान रखना है जिसने उज्ज्वला में लाइट लगाई है, जिसने गैस सिलेंडर खरीदा है, जिसने शौचालय बनवाया है। करेक्ट, वोट वहां से आते हैं। राइट, मेरा पॉइंट सिंपल है, जितना ज्यादा टफ टाइम होगा उतना ज्यादा सरकार, आपकी मदद तो सरकार तभी करेगी जब इकोनॉमी बूम कर रही हो। क्यों? तब सरकार बैंक को बोलेगी कि संजय जी को पैसे दो, बैंक भी आके देगा। अभी तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, अगर फाइनेंस मिनिस्टर किसी बैंक के, इनका पूरा अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इनके खानदान में इतनी इंडस्ट्री लगी, इतना कैपिटल लिया, इन्होंने इतना एम्प्लॉयमेंट किया है, इनका पेपर ऐसे बनने चाहिए कि बस पेपर पे आ जाए कि हम किसी भी तरह से इसको लोन दे ही नहीं सकते। तो सिचुएशन ये है, ट्रस्ट प्रॉब्लम वो है जिसको पैसा देना है। अल्टीमेटली हर एक लोन एफएम तो पास नहीं करेगी ना। करेक्ट। और मुझे ये डर है कि आज मैंने संजय जी को लोन दे दिया, गुड फेथ में दिया, किसी के बोलने पे दिया, किसी ने ये बोला कि ये बहुत अच्छे आदमी है, और कल संजय जी चलो अच्छे आदमी भी थे, मान लिया खराब नहीं थे, अच्छे भी थे, और उनका बिजनेस तो मैं यार मेरे बुढ़ापे में सीबीआई को क्या जवाब देते बैठूंगा? मेरे एक बैंक के चेयरमैन बन गए, मैं उनसे ऐसे मिलने गया, मैंने कहा सर बधाई हो, बढ़िया, ये वो अच्छा हुआ कि आप जैसा आदमी लाए, बैंक थोड़ी ग्रो करेगा, थोड़ा आप इसको, मुझे कुछ करना नहीं है भाई, मेरा 1 साल का टेन्योर है, मैं शांति से निकालूंगा, मुझे बुढ़ापे में कोई झंझट नहीं चाहिए कि मेरे यहाँ कोई एजेंसी आए। बोले ज्यादा लोग क्या कहेंगे, यार ये चेयरमैन आया जिसने कुछ नहीं किया। कब तक कहेंगे? जब तक अगला चेयरमैन आएगा, 2 चेयरमैन आएगा, तीसरे चेयरमैन में तो वो भी भूल जाएंगे। लेकिन कल को मैंने कोई होशियारी की, मैंने 2 ऐसे लोगों को लोन दिया, टाटा बिरला को भी दे दिया, कल को तकलीफ आ गई तो जवाब कौन देगा? मुझे करना ही नहीं है। ये तो हाल है बैंकों का। आप कहाँ से क्रेडिट की बात कर रहे हैं भाई साहब? कोई मिलने वाली नहीं है, भूल जाइए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आई एम सॉरी, आप लोगों को लग रहा होगा, आई एम सॉरी, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आज कोई बहुत अच्छी बात आपको नहीं करके सुना रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इट इज माय एक्सटेंडेड फैमिली वेयर आई कैन स्पीक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ट्रू rather than I just do lip service. Appreciate that. है ना? मैं आपको अच्छा लगे इसके लिए मैं अच्छा नहीं बोलना चाहता, जो फैक्ट मुझे लग रहा है दिल से मैं बात कर रहा हूँ जी। नहीं अनिल जी, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज वी वांटेड ऑनेस्ट ओपिनियन, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जो भी
स्क्रीन पर आते हैं वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट वी वांट टू लिसन टू सम हार्ड फैक्ट्स। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑन सर्टेन सेक्टर्स, जैसे ऑटोमोबाइल कैसा करेगा, एग्रीकल्चर कैसा करेगा, और ये क्वेश्चन है कि पीएससी आपने बताया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अच्छे करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट एंड हाउ विल दे डू, एंड एनी थिंग यू वांट टू नेम ऑन दैट? देखो, सबसे बढ़िया चीज तो जिन लोगों को बिजनेस करना है ना, उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बढ़िया है। आप लोग बिजनेस सोचिए उस फील्ड में। हमें बिजनेस सोचना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट के ज्यादा वो चांसेस है नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं नहीं अच्छी क्वालिटी के जहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस और आप पैसा लगाकर बड़ी वेल्थ बना लेंगे। लेकिन जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ज्वेलर हैं और आपको लगता है कि ज्वेलरी बिजनेस इज डाइंग, धीमे धीमे खत्म हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा तो मैं बता रहा हूँ इनडायरेक्टली कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आप सोचिए कुछ, ठीक है, ऐसा सोचिए। ऑर्गेनिक खेती का आजकल बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है, दूध से रिलेटेड, मतलब डेयरी बिजनेस है, जो हम जैन लोग आराम से कर सकते हैं। बड़ा पैसा है वहां पर, इंसेंटिव्स हैं। अच्छा, कोई भी सरकार आ जाए चली जाए, इनका कुछ नहीं होने वाला, ये रहेंगे। टैक्स एडवांटेज है, यहाँ पे करिए। ये बढ़िया बिजनेस है। ये बिजनेस के एंगल से अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जैसे आप बोल रहे थे कि मैं पीएसयूज को 5वीं कैटेगरी में मैंने बोला है। पीएसयूज में बहुत सारी ऐसी कंपनी हाई यील्डिंग है, जिनके डिविडेंड यील्ड काफी बढ़िया है, जहाँ बढ़िया डिविडेंड मिलता है। कोई 15% 20% डिविडेंड देने वाली कंपनियां होगी, अब तो 25% भी डिविडेंड आता है। वहां लेके रख लीजिए, आपको ठीक ठाक सा पैसा बन जाएगा। तो वो एक अच्छा है। जो आपने सरकारी कंपनियों के बारे में पूछा, भाव से बुरे नहीं है, देखना एक ही चीज, आपको सिर्फ डिविडेंड देखेगा, ये सब होने वाली तो नहीं बन जाएगी। जैसे एक जमाने में स्कूटर्स इंडिया होता था, बंद हो गया। एक जमाने में कोई मोबाइल वाली कंपनी होती थी सरकार की, वो बंद हो गई। तो वो बंद होने टाइप वाली ना कगार पे ना हो, बाकी ठीक है। एमटीएनएल टाइप ना हो कि बंदी हो जाएगी। तो अदरवाइज आप ऐसी अच्छी सरकारी कंपनियां जो है थोड़ा पैसा लगा। क्या था, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल के में बारे में इन्वेस्टमेंट करके पैसे नहीं बनेंगे आपके। टेक्सटाइल में आपके पास इंडिया में जो एडवांटेज था चीप लेबर का, वो खत्म हो गया। तो चीप लेबर का एडवांटेज चला गया बांग्लादेश में। अब एक्सपोर्ट बांग्लादेश से होता है, इंडिया से नहीं होता। और जो मैकेनिकल अपग्रेडेशन से जो प्रोडक्शन बढ़ा है, वो चला गया चाइना में। तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ कमाल कर सकते हो टेक्सटाइल में, कोई इंडियन कंपनी कमाल है। आप सोचो ना, अरविंद जैसे कि हालत। आज मुझे आप एक चीज बताओ, आप लोग रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करते हो, कितने लोग रिलायंस में इन्वेस्टमेंट विमल को देख के करते हैं कि विमल ब्रांड के कपड़े ये बनाता है? नहीं करते ना। हालत अरविंद की क्या है? देश में सबसे बेस्ट ब्रांड्स अरविंद के पास है। बहुत मुश्किल हाल है। तो पॉइंट ये कि टेक्सटाइल का फ्यूचर नहीं है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ऑटो, जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सेक्टर मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका होगा क्या। ये बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत खराब भी हो सकता है। अब एक तरफ आपके सामने चैलेंज है इलेक्ट्रिक कार्स का। आई डोंट नो सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, कितनी होगी इंडिया में भगवान जाने। अगर नहीं सक्सेसफुल हुई तो आपकी ऑटो स्टोरी इंटैक्ट है। सक्सेसफुल हो गई तो इन सारी कंपनियों को इतना R&D और इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ अब आपके पास रोड्स नहीं है चलाने के लिए गाड़ियां। कौन जाने किसी दिन, अभी तक तो केजरीवाल जी ओड इवन ही करते हैं, किसी दिन उनका मन आ गया सिंगापुर की तरह गाड़ी रखने पे टैक्स। किसी का पूछना है कि सर्विस प्रोवाइडर का महत्व बढ़ेगा क्या, बिकॉज पीपल वांट टू नाउ आउटसोर्स थिंग्स और फिक्स कॉस्ट रिड्यूस करने के हैं। तो किसी भी चीज हो सर्विस में, सो वेदर पीपल विल राइट टू आउटसोर्स थिंग्स।
नहीं तो आप सर्विस प्रोवाइडर में एज अ सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हाँ, बिजनेस करने का ही शायद उसका क्वेश्चन है कि भाई हम लोग बिजनेस करना चाहे, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे आज क्लीनिंग हाउस कीपिंग भी होता है, तो क्यों हम लोग स्टाफ ले, उनको फिक्स सैलरी पर रखें, अब तो है ना, तो वैसे पहले टाइप का क्या? भाई साहब अपने जब शादियां होती थी पहले, तो शादियां कैसे होती थी कि मेरे घर में शादी है तो मेरा पूरा मोहल्ला या आसपास की लोकेलिटी उसको पता है कि सिंघवी साहब के घर शादी है, तो 15-20 दिन से सारे मोहल्ले की लेडीज जेंट्स रात को आएंगे घर पे आपके, लेडीज दोपहर में आएंगी, जो मतलब A to Z सारे काम होते थे वो हम आपस में करते थे। करेक्ट। मुश्किल से 1 या 2 लेबर आप मंगवा लेते थे जिस दिन बारात आ रही है उस दिन, कि बारात के लिए वो बिस्तर बिछाने के लिए, ये छोटे मोटे काम करने के लिए ऐसे लेबर लिया हो गई। मुश्किल आसपास के गांव से बुलाने पड़ते हैं, वो भी आपके वहां मिलेंगे नहीं। उस सिचुएशन से 1 या 1.5 जनरेशन में आप ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आप बिना वेडिंग प्लानर के कोई शादी सोच ही नहीं सकते। करेक्ट। आपके 25-50 बच्चों की टीम चाहिए, यंग बच्चों की, जिनके हाथ में वॉकी टॉकी है, बढ़िया मस्त जीन्स टी शर्ट पहन के एकदम वो एक तरह के टी शर्ट पहन के खड़े रहेंगे आपकी सेवा के लिए। वही लोग आपके लिए, जो वेडिंग प्लानर, वो आपके लिए तैयार करेंगे कि ये लोग हैं जो आपका काम करेंगे। हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है। सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस किसी भी फील्ड का हो, कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस किसी भी फील्ड का हो, एक ही कंडीशन में सक्सेसफुल होगा, और वो कंडीशन ये है कि क्या आप में वो काबिलियत और स्किल सेट है कि आप एकदम नीचे से नीचे के लेवल के लेबर से अपना वेवलेंथ बना सके, उनसे काम करवा सके, उनको अपने साथ रख सके। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो ठीक, नहीं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेबर लाना, लेबर मैनेज करना और उनसे काम करवाना, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। मतलब मैं खुद सोचता हूँ, अगर मेरे अंडर में 350-400 लोग हैं, मुझे काम देना हो किसी को, तो कई बार मैं सोचता हूँ मैं खुद कर लूंगा तो शायद ज्यादा जल्दी हो जाएगा, किसी से करवाना बड़ा मुश्किल काम है, यू नो। सो ये अगर आपकी एक्सपर्टाइज है लेबर की आउटसोर्सिंग में और उनसे काम निकलवाने की आपकी ताकत है, तब तो आप ये सर्विस प्रोवाइडर वाला सोचिए। और लेबर से मेरा मतलब सिर्फ वो लेबर नहीं है। अगर सपोज आप कोई केपीओ या बीपीओ सोच रहे हैं, तो वहां पर पढ़े लिखे लोग भी लेबर ही हैं, टाई लगा लेंगे वो अलग बात है तो वो भी लेबर की तरह ही। मतलब बेसिकली आप जितने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उतना ही आपके लिए प्रोडक्टिविटी लाना मुश्किल होता है। आप एक नौकर के तो सर पे दिन भर चढ़े रहेंगे, उससे काम करवा लेंगे। हमारे यहाँ काफी लेडीज, अगर उनके घर में हाउस होल्ड है, तो उन्हें हर वक्त पता है तूने ये किया, तूने वो किया, नहीं किया, ऐसा वैसा। और वही 4 नौकर हो जाएंगे तो 4 पे वो आपका कंसंट्रेशन जो है वो टाइम डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली वैसी सिचुएशन है। आपकी अगर स्किल सेट है लोगों को मैनेज करने की, तो इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है तो फिर आप है ना सुसाइड कर लीजिए। Before giving to Ajay bhai, just my closing remarks, कि बहुत लोग के क्वेश्चंस आए हैं पर सब ले नहीं सके हम लोग, कोई बात नहीं है, लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो और कर लेंगे। yes, definitely और थोड़े मिक्स मैच करके लिए है। Definitely we will try to do this program again with new set of questions. I give now to Ajay bhai to do the concluding, and if he has any questions he can ask. I think wonderful, Sanjay bhai, you have done a great job. And Anil bhai, I can see the chats, सारे जो chats मैं पढ़ रहा हूँ, people are very happy. All the straightforward comments and recommendations that you have given, which is directly getting to the heart, they understand it clearly. You know, अजय जी एक चीज रह गई जो मैं बोलना भी चाहता था, जो संजय भाई ने पूछा भी था, SIP को लेकर वो बात रह गई थी। हाँ। वैसे मैं मंडे ट्यूसडे एक शो डाल रहा हूँ चैनल पे, अनिल सिंघवी का म्यूचुअल फंडा। Okay. वो आधा घंटे के 2 शो हैं, प्लीज वो शो जरूर देखिएगा। जिनको म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना है, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब भी वहां मिल जाएंगे, प्लस मैं आपको कुछ मेरी पसंद के फंड्स भी बता रहा हूँ वहां पर कि कौन से फंड्स अच्छे हैं जो मुझे पसंद है। जरूरी नहीं आपके लिए वो ठीक हो, बट फिर भी अगर आप मेरी चॉइस जानना चाहते हैं तो वहां पर आपको जवाब मिलेगा। तो पहली चीज, आपको SIP बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, और कैसे नई SIP करनी है, किस तरह से पैसा लगाना है, प्लीज वो शो अगर आप 2 देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसमें आपके सारे सवाल जो आप पूछ सकते हैं वो सारे मैंने FAQs उसी तरह से मंगवा के किए हैं
मैंने सारा सोशल मीडिया पे सवाल मंगवाए कि लोगों को मुझसे क्या जानना है। तो जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो सारे सवाल निकल के आए उनको कंपाइल करके पहले मैं आधा घंटे का ही शो बना रहा था, इतने ज्यादा सवाल हो गए कि 1 घंटे का शो भी बड़ी मुश्किल से बना है, और भी ज्यादा हो रहे थे। तो वो आपके ज्यादातर सारे सवाल के जवाब मांगे। Wonderful, sir. So for everyone, Thank अनिल you so सिंघवी much. का म्यूचुअल फंडा ऑन जी बिजनेस, आप जरूर उसका बेनिफिट लीजिए। कांति भाई कुछ बात करना चाहते हैं? यस प्लीज। हाँ अनिल जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और you, ये पूरी बात से एक बात चीज सामने आई है कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ा जरूरी है हमारे पास। गवर्नमेंट से कुछ भी उम्मीद ना रखे। हमारे किताबों में हम पढ़ते हैं कि भाई, एक स्टोरी है छोटी सी बताना चाहूंगा कि श्रेणिक महाराजा के समय में एक बार वो घूमने को निकले और उन्होंने देखा कि एक घर के ऊपर 99 झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग लगे हुए। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये 99 फ्लैग क्यों रखे हुए हैं? तो उस समय में उन्होंने एक नियम बनाया था कि जिसके पास जितने करोड़ रुपए है, जितने करोड़ सोना मोहर, इतने उसको फ्लैग लगाना चाहिए। तो उसने उस जो जैन श्रेष्ठी था उसने 99 फ्लैग लगाए हुए थे। तो फिर भाई उनको पूछा गया कि भाई ये 99 लगाना चाहिए, तो वो रोज 99 नीचे उतारना और लगाना है, तो उससे बढ़िया है कि एक हम फ्लैग करते हैं कि जो 100 करोड़ से जिसके पास ज्यादा है उनको एक फ्लैग लगाने के लिए दे देते हैं। और गवर्नमेंट ने यानी श्रेणिक महाराजा ने खुद ने उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया। तो वो उस समय की बात थी कि जहाँ सृष्टि के लिए राजा महाराजा भी उन्हें हेल्प करते थे। लेकिन आज का समय अगर जो हम देखते हैं तो व्यापारी के लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट है। एज अ जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास सब जो है, हमारे व्यापारी वो हर बार यही प्रश्न और क्वेश्चन पूछते हैं, और आखिर में सबको खुद को खुद ही करना चाहिए। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो Thank you, दिया sir. है और फैक्ट बताया, आपने जो बताया कि गवर्नमेंट से उम्मीद मत करो, वो ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे आपको, रियायत देंगे कि भाई आज 15 दिन के बाद जो उम्मीद छोड़ भरना है दो, वो जो 1 मिल महीने जाए के वो बाद या 2 बोनस महीने के बाद। बस। राइट सर, तो थैंक यू वेरी मच। अजय जी, यस अजय जी। So this was our अनिल जी, सॉरी आई एम जस्ट chairman. इंटरप्टिंग, काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं क्या कि सॉरी हाँ, क्या काफी मैसेज लोगों है? के मैसेज आ रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है शो आएगा, मैं एक काम करूंगा, मैं संजय को मैसेज कर दूंगा कि ये कब टेलीकास्ट हो रहा है, तो वो आपके ग्रुप में डाल देगा। वो मंडे ट्यूसडे को टेलीकास्ट होगा। एग्जैक्ट टाइम मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, हो सकता है इस वीकेंड पर भी हो। और इससे ज्यादा ये है कि अगर पुणे जीतो चैप्टर बोलेगा हमारे लिए एक बार फिर से चला दो, तो फिर से चलवा दूंगा चैनल पे, आप टाइम दे दीजिएगा। ठीक है ना? थैंक यू। सो अनिल जी, जो पहले बात की, कांतिलाल जी हमारे पूना जीतो के चैप्टर चेयरमैन है, जी, और मैं कोशिश कर रहा था अनम्यूट करने का। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एपेक्स विजय जी भंडारी भी हैं यहाँ मैं पे। नाम देख रहा था भंडारी साहब का, बिल्कुल बिल्कुल जी विजय भाई हैं, बट वो समवेयर मैं ही कुछ कोई बात इसमें तो नहीं कर पा रहा था, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। सो sir, thank you very much for all your time, and I think all the people who have been able to attend have had wonderful time. Unfortunately, sir, हम 300 के आगे जा नहीं पा रहे थे, जबकि हमारा सेटअप 500 का था, कुछ टेक्निकल था, and lot of people couldn't attend. तो वो जब मैं नए लोगों को attend पुराने ऑटोमेटिक पिक होके रूम से बाहर चले जा रहे थे। तो शायद एक सेशन बनता है for the people and love of people towards you. And I would give a vote of thanks to, first of all, you, sir, for giving this time. I know your schedules are tight, and within this 3 days short notice, you have did this show for us. Thank you very much. I want to thank Sanjay Rathod for making this happen. Talking to Anil Bhai, Sanjay Bhai is like a brother to Anil Bhai, and normally उनकी बात टालना संजय भाई के लिए मुश्किल था, और हमको ये मौका मिल गया, आज का शो हो गया हमारा। I want to thank Sanjay ji Sanghvi for moderating this, taking all the efforts. Sanjay ji Sanghvi हमारे B2B के कन्वेनर हैं, so he normally जब हम सोच रहे थे आपको बुलाना है, तो फिजिकली अगर बुलाते तो भी आज हम डिस्टिंग हो संजय भाई रहते। So once again thank you to all the participants. हाँ संजय, हाँ अनिल भाई। जी नहीं बिल्कुल, तो some other time definitely. Thank you. So thank you to all the participants, all the Jito members, for making this event, our first Jito Pune webinar during this COVID-19 times, a massive success. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye bye.